नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि सच कहें तो उसे पकड़कर भारत लाए जाने का रास्ता और साफ हो गया है। कुछ ही साल पहले तक मुंबई और दिल्ली की पार्टियों की शान था नीरव मोदी। कीमती ज्वेलरी और जवाहरात का बिजनेस करता था और ग्लैमर की दुनिया की नामचीन हस्तियों के साथ सुबह शाम दिखाई पड़ता था। लेकिन 2019 से वो लंदन की एक जेल में बंद है और भारत सरकार ब्रिटेन से उसे वापस भारत लाने की कानूनी लड़ाई में जुटी हुई है। 2 साल की इस लड़ाई के बाद, जद्दोजहद के बाद, आज वेस्टमिंस्टर की एक अदालत ने उसे एक्स्ट्राडाइट या प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। सीधे अर्थों में उसको भारत ले जाए जाने की कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। अदालत ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया कि भारत में नीरव मोदी के साथ इंसाफ नहीं होगा, यह डर है। अदालत ने नीरव मोदी के वकीलों की यह दलील भी किनारे रख दी कि भारत की जेलों का हाल बहुत खराब है और कहा कि आर्थर रोड जेल की जिस कोठरी में नीरव को रखा जाना है वो एकदम दुरुस्त जगह लगती है। नीरव मोदी पर और उसके मामा मेहुल चोकसी पर फर्जी कागज बनाकर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। तमाम संपत्ति की जब्ती और नीलामी के बावजूद बैंक को करीब 1,000 करोड़ रुपए ही अब तक वापस मिल पाए हैं। नीरव की भारत वापसी के बाद एजेंसियां उसके मामा पर भी घेरा कसने की तैयारी में हैं। मेहुल चोकसी नीरव के मामा और गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एंटीगुआ और बारबुडा नाम के एक देश में नागरिकता लेकर बैठा हुआ है। कई देश ऐसे हैं दुनिया में जहां आप कुछ पैसा लगा दीजिए तो आपको नागरिकता मिल जाती है। बड़े देशों में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, ब्रिटेन में भी होता है, कनाडा में भी होता है, लेकिन ये छोटे देशों में आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो ये एक ऐसे देश में जाके बैठे हुए हैं जहां उनको नागरिकता मिल गई है और अब सरकार उनके लाने की भी तैयारी कर रही है। वहां एक लंबी लड़ाई चल रही है। हालांकि अभी नीरव मोदी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील कर दें और वो अदालत पहले परमिशन लेनी होगी हाई कोर्ट से कि हम अपील कर सकते हैं कि नहीं। परमिशन मिलने के बाद वो अपील सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। उसके बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को प्रत्यर्पण के आदेश पर यानी एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर पर दस्तखत करना होगा। इसलिए अभी बहुत वक्त लगने वाला है और एक पेंच और हो सकता है कि सारा कुछ होने के बाद यानी सारी अदालतों से हारने के बाद नीरव मोदी ब्रिटेन में एसाइलम मांग ले यानी शरण मांग ले, कह दे मुझे अपने देश में रख लीजिए, भारत में मेरी जान को खतरा है। यही काम कर रखा है विजय मल्ल्या ने। विजय मल्ल्या ने वहाँ एसाइलम मांगा हुआ, शरण मांगी हुई है, राजनीतिक शरण मांगी हुई है और फिर ये मामला फिर उलझ जाता है क्योंकि फिर वो एसाइलम का केस चलने लगता है कि एसाइलम दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। उस पर भी एक लंबी लड़ाई चलती है। हो सकता है अंत में वो खारिज हो जाए और फिर भेजा जाए, लेकिन अभी कानूनी दांवपेंच काफ़ी बाकी हैं इनको उलझाने के लिए। इसलिए ये कहना सही होगा कि आज की जीत के बावजूद अभी नीरव की भारत वापसी में काफ़ी वक्त लग सकता है। हालांकि अदालत ने कहा कि पहली नज़र में साफ दिखता है कि नीरव ने घोटाले में हिस्सा लिया और उसके बाद गवाहों को धमकाने या सबूत मिटाने की कोशिशें भी की। ये 2 मामले सीबीआई ने बाद में नीरव मोदी के खिलाफ दर्ज किए हुए हैं कि वो गवाहों को धमकाने की, उनको जान से मार डालने तक की धमकी दी गई है और इसके अलावा उसने सबूत मिटाने की कोशिशें की हैं। ये जो घोटाला है जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तलाश चल रही है वो 14 फरवरी 2018 को खुला था, जब पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई में रिपोर्ट लिखवाई और बताया कि उसके साथ 11,400 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया है और साथ में डिटेल बताए गए कि साहब ये मेहुल चोकसी हैं, नीरव मोदी हैं, इन्होंने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाए और यानी बैंक गारंटी बनाई फर्जी और बैंक से 11,400 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली है। इस खुलासे के 1 महीने पहले नीरव देश छोड़ के भाग चुका था और करीब करीब उसी समय उसका मामा मेहुल चोकसी भी हल्के से सरक चुका था। नीरव को उसके बाद 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया और इस मामले में इसीलिए नीरव और मेहुल के अलावा पंजाब नेशनल बैंक के कई अफसर भी अभियुक्त हैं, क्योंकि साफ है उनकी मिलीभगत थी। 2011 से घोटाला चल रहा था, 2018 तक चला, वो लोग इसको दबा के रखे रहे, सामने नहीं आने दिया और जब फाइनली ये मामला खुलने वाला था यानी सीबीआई के पास एफआईआर होने जा रही थी, उससे पहले मामा भांजे को खबर लग गई या किसी ने खबर दे दी और वो हल्के से देश छोड़ के सरक गए। इसलिए बैंक के अफसर इसमें शामिल माने जाते हैं।
यह मामला बिल्कुल हर्षद मेहता के घोटाले जैसा मामला है, जिसने 1992 में फर्जी बैंक रिसीट्स के जरिए इसी तरह बैंकों को चूना लगाया था। लेकिन इस बात से साफ होता है कि हर्षद के घोटाले के 25-26 साल बाद भी बैंकिंग सिस्टम ने कोई खास सबक नहीं सीखा था, न बैंक ने न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वरना इनमें से किसी न किसी का सर्वेलेंस सिस्टम इस घोटाले को पकड़ता। और इसके बाद भी जब यह घोटाला खुला तो रिजर्व बैंक ने एक हड़बड़ी दिखाई और बहुत जल्दबाजी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर ही बैन लगा दिया, उसकी व्यवस्था को ही बंद कर दिया। जबकि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तमाम एक्सपोर्टर इंपोर्टर इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी कागज़ होता है, इसके ज़रिए उनको बैंक से पैसा मिलता है। बजाय ये देखने के कि आखिर कंप्यूटर होने के, सर्वेलेंस होने के और कोर बैंकिंग यानी सारे बैंकों के सिस्टम आपस में जुड़े होने के बावजूद ऐसी गड़बड़ी की गुंजाइश कैसे छूट गई, रिजर्व बैंक ने क्या किया? उसने कहा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तुरंत बैन कर दो। और अब आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीरव मोदी वापस भी आ जाए, मान लीजिए आ जाए, कुछ महीनों के बाद आए, कुछ साल के बाद आए, तो उसके बाद भी क्या बैंक की वो डूबी हुई रकम वापस मिलेगी जो इस घोटाले की वजह से चली गई है? इस सवाल का जवाब अभी नहीं है सामने।